आज नक्षत्रा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा बड़ी सरल भाषा में कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। इसको सुनने के बाद यदि आपका मन इस पद्धति को सीखने के लिए करता है और आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको पहले आती है, तो आपके लिए और भी अच्छी बात है। नहीं आती तो भी कोई बात नहीं, फिर भी बंदा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से एस्ट्रोलॉजी करने लग जाता है। जिसके पास वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है वो तो सोने पे सुहागा है। और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी की आगे एक एक्सटेंशन है। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ईजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कहीं ज़्यादा आसान है। और इसका जो रिजल्ट है इतना क्रिस्पी है कि आप देख के हैरान रह जाओगे। सबसे पहले दोबारा फिर आपका स्वागत है नक्षत्रा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में। और नक्षत्रा एस्ट्रोलॉजी को नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्यों बोलते हैं ये भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इंग्लिश भी बोलूंगा और हिंदी भी बोलूंगा। नक्षत्रा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी is in fact an extension of Hindu Vedic astrology on which lot of research work has been done by various sages and astro scholars from time to time. It has been presented in their own style in various work for the betterment and understanding of the reader. नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ने काम किया है। समय समय पर इसके ऊपर शोध होते रहे हैं और हर शोध इसी के लिए हुआ कि पहले से ज़्यादा तरीके से इसको कैसे अंडरस्टैंड किया जाए। Since long our sages has been working on invention of different methods and theories to delineate horoscope to get precise results. Varga charts theory given by Maharishi Parashara has proved to be a great step towards this aim. बहुत से लोगों ने हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को और आसान करने के लिए और क्रिस्पी रिजल्ट्स लेने के लिए काम किया है, जिसमें वर्गा चार्ट्स की इन्वेंशन भी एक बड़ा माइलस्टोन है। उसके बाद ऋषि मैत्रेय ने अष्टक वर्गा डिजाइन किया। इससे भी हमारी प्रेडिक्टिव धार जो है बहुत तिखी हुई है और हमारे एस्ट्रोलॉजर का मनोबल बढ़ा है। इसी तरह महर्षि जैमिनी जो पराशर जी के शिष्य थे, उन्होंने भी जैमिनी का सूत्र देते हुए जैमिनी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र दिए जिन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ चलकर एस्ट्रोलॉजर की जो प्रेडिक्टिव धार है उसको बहुत तीखा किया है। 20वीं सेंचुरी में स्टेलर एस्ट्रोलॉजी ने जन्म लिया, जिसके जन्मदाता NV राघवाचारी एंड गोपाला कृष्णा राव माने जाते हैं, जिन्होंने बिल्कुल उसके मिलते जुलते नाम, उनका सब्स्टिट्यूट नाम, इसको मीना नाड़ी के नाम से जाना, जिसकी एक किताब करीब करीब 1940 में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की मिली और उन्होंने प्रकाशन में दी। कुछ एस्ट्रोलॉजर ने विंशोत्तरी दशा को आगे बढ़ाते हुए एक नक्षत्र के 4 पद ना करते हुए उसके 9 भाग किए ताकि विंशोत्तरी दशा की एक्सटेंशन प्रॉपर की जा सके। जैसे महादशा, अंतरदशा के बाद हम नक्षत्रा थ्योरी पे जाके जब हम करते हैं तो 9 भाग करते हैं तो हम प्राण दशा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट यदि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में काम करते हैं तो हमारा सीक्वेंस अंतरदशा के आगे नहीं चलता, क्योंकि उसके पद का लॉर्ड, उसका सीक्वेंस जो विंशोत्तरी दशा से मैच नहीं करता। तो इसमें बहुत ही बड़ा नाम है श्री कृष्णामूर्ति जी। उन्होंने देखा कि क्रिस्पी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, जो चीज़ चाहिए एस्ट्रोलॉजर को वो नहीं मिल रही है। हम कहीं इसलिए लैग कर रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम, दशा सिस्टम है, हम उसके साथ साथ हमारी डिवीजन्स नहीं चल रही हैं। उस डिवीजन्स को साथ में चलाने के लिए विंशोत्तरी दशा सीक्वेंस में उन्होंने नक्षत्र के 9 भाग किए। अब ऐसा होता है कि महादशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड
सूक्ष्म दशा लॉट, प्राण दशा लॉट तक हमारा सीक्वेंस वही जाता है जैसा कि ब्रह्मश्रोत्री का सीक्वेंस होता है। इसलिए 9 भाग किए हुए एक नक्षत्र का जो फार्मूला है वो बहुत ही कामयाब रहा। इसमें केवल फर्क इतना है कि वैदिक में हम जब नक्षत्र के जो 4 भाग हैं उनको नक्षत्र पद बोलते हैं, और जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है जिसको कृष्णामूर्ति पत्ति में केपी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, और नक्षत्रों के 9 भाग वाली जो एस्ट्रोलॉजी नक्षत्रा नाड़ी बोलते हैं, इसमें जो प्लेनेट है किस नक्षत्र में है, और जब नक्षत्र के 9वें भाग का बात आती है तो उसको एक सब बोलते हैं। उस भाग के स्वामी को, जैसे पद स्वामी था, उस यहाँ पे सब लॉर्ड बोल दिया गया। केवल इतना सा फर्क आने से हमारी ब्रह्मश्रोत्री का सीक्वेंस आगे तक बढ़ गया। और ये जो डिविजन्स हैं इनको कैसे दशा के साथ रिलेट करते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद ये क्यों अच्छी है। आज तक आपने सुना है कि सूर्य एरीज में 10 डिग्री पे उच्च का होता है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि 10 डिग्री में एरीज में उच्च का क्यों होता है। आज जब हम एक नक्षत्र के 4 भाग ना करते हुए 9 भाग करेंगे तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आ जाएगा कि सूर्य 10 डिग्री पे उच्च का क्यों होता है। अभी आपको आने वाले 2-3 मिनट में ये बात समझ आ जाएगी अच्छी तरह। चलिए चलते हैं। सपोज ए प्लैनेट इन सन in Aries at 10 डिग्री। इन वैदिक सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी वी विल से सन उच्च का है, सूर्य एरीज में है। बट इन नक्षत्रापति वी विल से सन इन नक्षत्र ऑफ केतु एंड सब ऑफ सैटर्न। अब ये क्यों है, कैसे है, अभी बताता हूं आपको। सबसे पहले ये बात सुन लो कि सूर्य यहाँ पे उच्च का क्यों है। यहाँ पे 9 भाग किए तो एक एक भाग जो है, देखिए पहला भाग केतु का 46 मिनट का 40 सेकंड का है, शुक्र वाला भाग 3 डिग्री का है, सूर्य का भाग 3 डिग्री 40 मिनट का है, मंगल का भाग 4 डिग्री 46 मिनट का है, और जो मंगल है यहाँ पे उसके बाद सूर्य के बाद मून है, ये मून है, यहाँ पे मंगल लिखना था, मून है ये। और उसके बाद हम जो देखते हैं केतु 46 मिनट का है, और जो शुक्र है 3 डिग्री पे खत्म हो जाता है, सूर्य 3 डिग्री 40 मिनट पे खत्म हो जाता है, जो मून है 4 डिग्री 46 मिनट पे खत्म हो जाता है 40 सेकंड के साथ, मंगल 5 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड पे खत्म हो जाता है, राहु जो है 7 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड पे खत्म हो जाता है। कैसे होता है ये डिवीजन, कैसे करते हैं, मैं आगे आपको कैलकुलेशन भी बताऊंगा। लेकिन आज क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास में इसमें मैथमेटिकल पार्ट जो है बहुत छोटा सा है, वो मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन के लिए बताना है। आप बाद में आपको करना नहीं पड़ना, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह बृहस्पति का जो भाग है 9 डिग्री 20 मिनट पे खत्म हो जाता है। फिर जब सैटर्न का भाग आता है, ये सैटर्न का भाग है जो 8वां भाग आता है, वो 11 डिग्री 26 मिनट पे खत्म हो जाता है। अब ये देखिए जो अश्विन नक्षत्र है वो अश्विन नक्षत्र केतु का है, सूर्य इन एरीज। मतलब क्या है, सूर्य के ऊपर मंगल का प्रभाव है, सन मार्स इकट्ठे हो गए। मंगल क्या होता है, सेनापति होता है, मंगल धैर्य होता है, मंगल ईगो होता है, और मंगल एनर्जी होता है। अब क्या हुआ कि पहला जो नक्षत्र है अश्विन का है, जिसमें 10 डिग्री में 13.20 डिग्री तक अश्विन चलता है, अश्विन नक्षत्र है, उसमें सूर्य 10 डिग्री का है, अश्विन में सूर्य 10 डिग्री का है। तो ये क्या है, तो अश्विन का मालिक है केतु। जो अब सूर्य क्या हो गया, सूर्य मंगल केतु हो गया, केतु हो गया। अब जब हम सबलॉर्ड की बात करते हैं, आगे नक्षत्र के 9 टुकड़े करते हैं, तो वो सैटर्न के टुकड़े में आ गया, सैटर्न के भाग में आ गया। अब हम बात यहां से कैसे करेंगे, सन इन मार्स
इन केतु, इन सैटर्न। अब ये सूर्य उच्च का कैसे हो गया? यहाँ पे सूर्य के पास पूरी ताकत है, ताकतवर लोग बलवान होते हैं, खुले दिल के मालिक होते हैं। यहाँ पे केतु डिटैच करता है, बंदों को डिटैच करता है। डिटैच का मतलब क्या होता है? सूर्य जो है वो दानी, सूर्य महान, डिटैच, बिना लोभ के हो गया। लोभ नहीं रहा सूर्य में, अब सूर्य में लोभ नहीं रहा, बिना लोभ के हो गया, बिना लोभ के हो गया, बिना लोभ लालच के हो गया। अब आगे सावलौड़ आ गया सैटर्न। सैटर्न के पास क्या होता है? सैटर्न के पास होता है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होता है। सैटर्न के पास धैर्य होता है, धैर्य होता है, डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है, और सर्विट्यूड होता है, सर्विस का एटीट्यूड होता है, सर्विट्यूड, सेवा भाव, सेवा भाव। अब जब जिस राजा के पास राजा है, सूर्य है, जिस राजा के पास ताकत हो, दान की भावना हो, और जिसके पास स्वार्थ ना हो और वो सेवा भाव रखे, सेवा भाव से काम करे, उसे उच्च का राजा कहेंगे, उसे उच्च तासीर का राजा कहेंगे। इसीलिए सूर्य यहाँ पे उच्च का है। मेरा ख्याल है आज आपको ये बात, कंसेप्ट बिल्कुल समझ आ गया होगा कि सूर्य क्यों यहाँ पे 10 डिग्री के ऊपर उच्च का होता है। इससे पहले इतनी अच्छी डेफिनेशन आपने सूर्य के उच्च होने की यहाँ पे नहीं सुनी होगी। ये क्यों पॉसिबल हुआ? ये केवल इसलिए पॉसिबल हुआ कि हमने सूर्य को पढ़ने के लिए रास्ता कौन सा बनाया? सूर्य किस राशि में बैठा है, सूर्य किस नक्षत्र में बैठा है, सूर्य उसके कौन से भाव में, कौन से भाग में बैठा है, नक्षत्र के कौन से भाग में बैठा है। 8वां भाग सैटर्न का है। अब भाग कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, उसके बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूं। अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूं। देखिए, आपको किसी शहर में जाना है, सपोज चंडीगढ़ में जाना है आपको। आप चंडीगढ़ गए हैं, आपका एक फ्रेंड है ए। यदि आपको केवल ये पता हो कि हमारा फ्रेंड ए चंडीगढ़ में रहता है, लिव्स इन चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में आप बस स्टैंड पे उतरे, स्टेशन पे उतरे, एयरपोर्ट पे उतरे, तो क्या आप उसको ढूंढ सकते हैं? ये क्या है? हम बोलेंगे ए इज इन एरी। आपकी कुंडली में जो जन्मपत्री है उसके अंदर सूर्य एरी साइन में बैठा है, जिसका मतलब हो गया कि सूर्य चंडीगढ़ में बैठा है। या ए जो है, आपका जो दोस्त है ए, वो एरी साइन में बैठा है, मतलब चंडीगढ़ में बैठा है। तो यहां से हम सूर्य को देखने की कोशिश करेंगे। लाख कोशिश कर लो ए पर्सन को, आपका दोस्त ए, उसको ढूंढना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतना बड़ा चंडीगढ़ है। फिर उसको आपको पता चल गया कि सूर्य सेक्टर जो है, मेरा दोस्त जो ए है वो सेक्टर
20 में है, तो आपका फ्रेंड जो है, फ्रेंड जो ए है, लिव्स इन सेक्टर 20 चंडीगढ़। तो आप ऑटो वाले को बोलोगे कि मुझे बी सेक्टर में ले जाओ, मेरा दोस्त ए चंडीगढ़ में बी सेक्टर में रहता है। तो वो हो गया कि जो आपका ए है बंदा, वो एरीज में है, लेकिन एरीज में भरनी नक्षत्र में है। तो बोलेगा, रिक्शा वाला बोलेगा कि सर सेक्टर 20 तो बहुत बड़ा सेक्टर है, एक सेक्टर में यहाँ 5,000 के करीब मकान होते हैं, हम आपको कहाँ ढूंढेंगे, सेक्टर 20 तो 50,000 मकानों का है, तो कहाँ ढूंढे हम। अब फिर आपको पता चल गया कि आपने उसको फोन किया कि भाई मैं आपके शहर में हूँ, बताओ मैंने कहाँ पहुँचना है। वो बोलेगा कि आपका जो फ्रेंड ए है, वो ए लिव्स इन सेक्टर 20 चंडीगढ़, हाउस नंबर 101। तो आप बोलोगे 101 में जाना है भाई, हाउस नंबर 101 में जाना है। तो ऑटो वाले बोलेगा अब बड़ी ना बात, आपको हाउस नंबर 1 में, हाउस नंबर 101 में छोड़ देगा, वो आपके फ्रेंड से मिला देगा। ये है भाग, भरनी का भाग, भरनी का भाग। तो अब ये कंप्लीट एड्रेस हो गया कि माई फ्रेंड lives in Chandigarh, sector 20, house number 101। परफेक्ट है, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट एड्रेस। ठीक उसी तरह जब हम एक हॉरोस्कोप को देखते हैं, कैसे देखते हैं कि अब लो कैसे देखते हैं, तो आपको हॉरोस्कोप दिखाता हूं कैसे देखा जाता है, जो हम वैदिक तरीके से देखते हैं। वैदिक तरीके से हम ऐसे हॉरोस्कोप देखते हैं जैसे आप देखेंगे। चलो कोई भी हॉरोस्कोप खोल लेते हैं। ये लो, अब यहाँ पे हमने देखना है कि बृहस्पति हमारे 12वें घर में बैठा है। आप बोलेंगे बृहस्पति जो है जुपिटर इज इन 12th हाउस, बस 4 नंबर राशि में बैठा है, कुछ भी नहीं ढूंढ सकते। ये कोई एड्रेस नहीं है। जब आप बोलोगे कि बृहस्पति जो है हमारी कुंडली में 4 नंबर राशि में पुष्या नक्षत्र में बैठा है, और पुष्या नक्षत्र के बृहस्पति जो है पुष्या नक्षत्र के पहले भाग में बैठा है, तो एड्रेस कुछ समझ आएगा। ठीक उसी तरह अब मैं आपको लेके चलता हूं आज की नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के साथ, आपके दर्शन करवाता हूं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के साथ आपके करवाता हूं दर्शन। कोई भी हॉरोस्कोप खोलते हैं, नहीं इसी समय की हॉरोस्कोप खोलेंगे, न्यू ओके कर दी, ये नाड़ी की हॉरोस्कोप खुल गई है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि चंद्रमा 9 नंबर राशि में है और 12वें घर में है। अब चंद्रमा को देखना है, सबसे पहले चंद्रमा को देखेंगे। चंद्रमा कहाँ का स्वामी है? 7वें घर का स्वामी है। ये इसने लिख दिया 7वें घर का स्वामी है। चंद्रमा आपने देखा कि यहाँ पे 12वें घर में है और चंद्रमा 7वें घर का स्वामी है, बस इतना सा। यहाँ पे देखो चंद्रमा के आगे लिखा हुआ है 7वें घर का स्वामी है, 12वें घर में बैठा है। और उसके बाद आपने देखा कि ये केतु के नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है, नक्षत्रा स्वामी केतु है। तो नक्षत्रा स्वामी केतु है। केतु कहाँ बैठा है? केतु के ये इक्वेशन आ गई। केतु जो है वो यहाँ पे बैठा है, 9वें घर में बैठा है, 9वां घर आ गया।
तीसरे घर को देख रहा है, तीसरा घर आ गया। और ये केतु का जो डिस्पोजिटर है, केतु के बारे में आपको मालूम ही है, केतु को डिस्पोजिटर भी देखना पड़ता है। केतु यहाँ चौथे घर का डिस्पोजिटर है, 5वें में आ गया, 7वें का स्वामी है, 10वें में आ गया, 12वें में आ गया। केतु की इक्वेशन बनानी मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। केतु और राहु की इक्वेशन थोड़ी मुश्किल होती है, आज मैं उसको सिखाऊंगा नहीं, आप केवल इंट्रोडक्शन समझ लो। केतु आगे, केतु के नक्षत्र में, चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है कि चंद्रमा 11.37 डिग्री पे है, 9वें नक्षत्र, यहाँ पे केतु का नक्षत्र होता है, आपको मालूम है इस बात का। आगे बुध के सब में है, जो मैंने भाग करके दिखाए थे आपको, वो बुध का सब है। जब बुध का सब है, हमने बुध के बारे में देखना है। बुध यहाँ पे कौन कौन से घर का स्वामी है? बुध यहाँ देखो 9वें घर का स्वामी है, और बुध 6ठे घर का स्वामी है, और बैठा कहाँ है? 7वें घर में बैठा है। बुध के आगे केवल ये लिख देना है 6, 7, 9, 6 और 9 का स्वामी है, 7वें घर में बैठ गया, सीक्वेंस में लिख देना है। इसी तरह मंगल के बारे में बात करेंगे। ये मंगल कहाँ है? मंगल इसमें देखो, मंगल चौथे घर का स्वामी है, मंगल 9वें घर का स्वामी है, मंगल बैठा कहाँ है? 8वें में बैठा है। यहाँ मंगल को लिख देना है चौथा घर, 11वां घर, 8वां घर। इस तरह सैटर्न की बात कर लेंगे। सैटर्न पहले घर का, दूसरे घर का स्वामी, दूसरे में बैठा है, सैटर्न के सामने लिखेंगे 1 और 2। इसी तरह बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति यहाँ तीसरे घर का स्वामी है, बृहस्पति यहाँ चौथे घर में बैठा है, और बृहस्पति 12वें घर का स्वामी है। तो 3, 4, 12 बृहस्पति के सामने आ गया, 3, 4, 12। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र यहाँ पे 5वें घर का स्वामी है, शुक्र यहाँ पे 10वें घर का स्वामी है, 7वें घर में बैठा है। तो शुक्र के सामने आ गया 5वां, 7वां, 10वां। इसका मतलब आपकी कुंडली में जो शुक्र ग्रह है उसका संबंध 5वें घर से, 7वें घर से, 10वें घर से है। जो आपका बृहस्पति है उसका संबंध तीसरे, चौथे, 12वें घर से है। जो चंद्रमा है उसका संबंध 7वें और 12वें घर से है। जो उसमें सूर्य है, सूर्य 7वें घर में बैठा है, 8वें का स्वामी है, 7वें और 8वें का स्वामी है, ये सूर्य आ गया है। ठीक है जी। तो कोई भी आपको बुध का ले लेते हैं। बुध यहाँ पे 7वें घर में बैठा है, यहाँ पे बुध 6ठे घर का स्वामी, 9वें घर का स्वामी है, और 6ठे घर का स्वामी है। बुध आ गया 6, 7 और 9। इस तरीके से हम जब देखते हैं ग्रह को तो इतना मिन्यूट देख लेते हैं। आप तो केवल अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इतना देखते हैं कि मून कहाँ पे बैठा, कहाँ का स्वामी है, तो या बुध कहाँ पे बैठा, कहाँ का स्वामी है, राहु कहाँ पे बैठा, कहाँ का स्वामी है। लेकिन नक्षत्र नाड़ी जो देखती है वो ये देखता है कि कोई ग्रह कहाँ पे बैठा है, कोई ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है, कोई ग्रह कौन से नक्षत्र के भाग में बैठा है। इतना बारीकी से देखते हैं, तभी बोलते हैं कि ये नाड़ी है, नाड़ी। इसीलिए इसको नाड़ी बोलते हैं। पत्री की नाड़ी नाड़ी टटोल देती है, नाड़ी नाड़ी टटोल देती है। अब क्या करेंगे, बात क्या करेंगे, अब कैसे टटोलेंगे, क्या होगा। जो व्यक्ति अभी पैदा हुआ है उसकी पत्री आज ही देख लो, सारी जिंदगी की इतनी आसान है, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जो बैठा पत्री, अभी आपके सामने जो बंदा पैदा हुआ है उसकी पत्री का हर सब्जेक्ट आप आज ही देख सकते हैं। और मेरा दावा है आपको 5 लेक्चर के बाद आपको ये पढ़नी आ जाएगी। 6ठे में मत आना, यदि नहीं आएगी तो गारंटी है मेरी। यदि 6ठे लेक्चर में आपको पढ़नी ना आई तो इसको मत आना आप 6ठे लेक्चर में, आपको 5 लेक्चरों में पढ़नी आ जाएगी। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे जो आ गया, इसके हर सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ आपको। सब जो स्पोय करो, ये बच्चा पैदा हुआ केतु की दशा में पैदा हुआ, केतु की दशा में पैदा हुआ। इसकी हमने सबसे पहले क्या देखते हैं कि बच्चा ठीक ठाक है, बच्चे की हेल्थ ठीक है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स सबसे पहले जाते हैं उसके पास, ज्योतिषी के पास जाते हैं कि सर ये बच्चा किसी पर भारी तो नहीं है, सब ठीक है। तो आपने कुछ नहीं देखना, उसकी जन्म की तिथि देखनी है। यदि वहां पे घर 1 से लेके 12 तक ही याद करने हैं और कोई बाहर नहीं जाना है, उसकी सेहत अच्छी हमने देखनी है। यदि कुंडली में 5, 11 है तो सेहत अच्छी। 5वां घर गुड हेल्थ का होता है, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाला ही फार्मूला यहाँ भी लगेगा। अब उसमें देखना है आपने कि इस बच्चे की जो प्ले वे एजुकेशन होती है वो कैसी रहेगी।
क्या स्कूल से, घर से दूर होगा या स्कूल कैसा होगा? राहु केतु में जो स्कूल मिलेगा उसमें थोड़ा कंप्रोमाइज एनवायरनमेंट पे करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है पढ़ाई के लिए अच्छा हो। चौथा घर पढ़ाई का होता है, पांचवा वहां की फैसिलिटी का होता है। यहाँ पे केतु में चौथा और पांचवा दोनों है 11 से जुड़ा। 11वां घर होता है हर चीज की इच्छा पूर्ति। चौथा घर मतलब एजुकेशन बहुत बढ़िया, रेपुटेशन अच्छी होगी स्कूल की। पांचवा होगा वहां पे फैसिलिटी अच्छी होंगी लेकिन बहुत अच्छी नहीं होगी क्योंकि केतु आ गया है। तो हम बोलेंगे घर के पास होगा। 4-11 मतलब घर के बिल्कुल पास होगा, कोई ज्यादा दूर आपको नहीं जाना पड़ेगा। चौथा घर वो जगह होती जहां पे माँ रहती है, माँ के घर के पास ही होगा ये। तो उसके बाद फिर बोलेंगे क्या पढ़ाई में अच्छा लगेगा? चौथा घर स्कूल तक की पढ़ाई का होता है। पांचवा घर उसकी खूबसूरत हैंडराइटिंग का होता है। तीसरा घर उसकी स्पीच का होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसे ही बोलते हैं। तो यहां भी हमने देखना है 3-11, 4-11, 5-11। तो आप बोलेंगे बहुत बढ़िया, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा जाएगा। 10वीं तक की पढ़ाई, 10वीं तक की पढ़ाई की तरह देखनी है हमने। 10वीं तक की पढ़ाई स्कूल लेवल का पढ़ाई जो देखते हैं वो चौथे घर से देखते हैं। ऊपर की पढ़ाई 9वें घर से देखते हैं। तो ये तो ऊपर की पढ़ाई भी बच्चा इतना बढ़िया होगा कि इसको हायर एजुकेशन 9-11 मतलब हायर एजुकेशन, इसको हायर एजुकेशन लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़ा सिंपल हमने देख लिया। केतु की दशा कब तक रहनी है? केतु की दशा इसको रहनी है 24 तक, 1 साल का हो उसके बाद केतु की दशा खत्म हो जानी है। फिर हम शुक्र के पास चले जाएंगे। शुक्र क्या बोलता है? शुक्र बोलता है देखो 5वां घर लव अफेयर का होता है, 12वां घर होता है अफेयर फ्रक्टिवेशन ऑफ मैरिज का होता है, 8वां घर भी इसका लव अफेयर के ओरल लव का, ओरल सेक्स का होता है, 12वां घर कंप्लीट सेक्स का होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे तो देखो 4-11 था, 12-11, 4-11 भी था, 5-11 भी था, 3-11 भी था, लेकिन यहाँ पे आके ना 5-8-12 ने अपना जमा दिया, जोर 11 नहीं है यहाँ पे। इसलिए जब बच्चा बड़ा होगा तो हमें आपको बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ये बच्चा लव अफेयर में फंस के अपने नंबर कटवा लेगा। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ 4 तो है, 4 भी है, 9 भी है। हायर एजुकेशन तो फिर भी ले लेगा, लेकिन जो पहले माँ बाप कहते हैं ना, पैम्पर करते हैं अभी मेरा बच्चा इतने नंबर आता है, टॉप करता है, वो नहीं रहेगा यदि इसका लव अफेयर में आपने ध्यान ना रखा। तो उसके बाद आता है बच्चा कौन सी स्टडी में जाएगा। शुक्र की महादशा है चल रही, शुक्र केतु के नक्षत्र में है, सूर्य के सब में है। जब हम देखें तो ये बच्चा मेडिकल की स्टडी में भी जा सकता है, ये बच्चा अच्छा CNC इंजीनियर भी बन सकता है, बिल्डिंग के लिए स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग भी कर सकता है। तो ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं कैसे बोल रहा हूँ इधर से। तो उसके बाद इतना आसान है, मतलब उसके बाद बोलोगे क्या ये बच्चा अपनी मर्जी से शादी करेगा? हाँ जी, हम बोलेंगे 5-11 है। 5 का मतलब होता है लव, 7 का मतलब शादी, 11 का मतलब इच्छा पूर्ति। इसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, आप भी मान जाएंगे, आपकी शादी भी अपनी मर्जी से ये करेगा जी। तो उसके बाद शादी कैसे रहेगी? जब तक 5वें घर 7वें घर का 12वां नहीं आता शादी अच्छी रहेगी। इसमें 5 के साथ 6 नहीं है, इसका मतलब शादी हार्मोनियस रहेगी, अच्छी रहेगी, घबराने की कोई बात नहीं है। क्या बंदा लाइफ में पैसे कमाएगा? दूसरा घर पैसे का होता है, 11वां इच्छा पूर्ति का होता है। जब 2-11 है तो इसका मतलब पैसा खूब कमाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो इसके मतलब प्रॉपर्टी खरीदेगा? हाँ जी, चौथा घर प्रॉपर्टी का होता है, 4 के साथ 11 जुड़ गया, प्रॉपर्टी जरूर खरीदेगा। कैसी खरीदेगा? खुली प्रॉपर्टी बढ़िया खरीदेगा। तो चौथा घर भी देखना है, यहाँ बृहस्पति है, राहु है, बड़ी प्रॉपर्टी, खुली प्रॉपर्टी खरीदेगा, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा। तो ये इस तरीके से हम क्या कोई लिटिगेशन तो नहीं आएगी? नहीं, कोई लिटिगेशन नहीं आएगी। तो हम क्या बच्चे हो जाएंगे? 5-11 बच्चे का होता है, तो बच्चे हो जाएंगे जी, जरूर हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है जी। तो सेक्स ऑफ द चाइल्ड भी इससे पता चल जाता है, लेकिन हम उसको थोड़ा रिजर्व भी रखते हैं। इस तरीके से हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं और इसमें सब्जेक्टिव होती है। सबसे बड़ी बात होती है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होती है सब्जेक्टिव। जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वो आपको बताता है कि जी मैंने तो, आप ये बताओ कि मैंने मेरे बच्चे का क्या होगा। बोलते क्या होना है, क्या बताओ, क्या पूछना है? उसकी पढ़ाई पूछनी है, हमने पढ़ाई बता दी। वो मैरिज पूछ रहा है, मैरिज पढ़ा दी। लव अफेयर पूछ रहे हैं, लव अफेयर। यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ काम होगा। जिस सब्जेक्ट के लिए व्यक्ति आपसे बात करेगा उसी सब्जेक्ट का आंसर हमने 1 से लेके 12 तक के अक्षरों में ढूंढना है।